हेलो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि हमारे पास क्लोज के बारे में, और क्लोज के बारे में ये पढ़ लिया था कि क्लोज 3 प्रकार की होती है। एक मेन क्लोज, उसी का दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल क्लोज, फिर हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट क्लोज, और लास्ट में हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेट क्लोज। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम और जानते हैं आगे कि इन क्लोज को हम और भी कई 2 टाइप से हम और भी कैटेगराइज करते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्लोज होती है, कई बार आपको पता चलता है कि क्लोज 2 टाइप की होती है। क्लोज कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स, 2 टाइप की। वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार हम पढ़ते हैं कि एक क्लोज इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट क्लोज, और दूसरी होती है डिपेंडेंट क्लोज। तो वो कैसे कहते हैं, वो कैसे समझना है, आपको मैं वो बता रहा हूँ अभी कि क्लोज को दूसरा जो कैटेगराइजेशन है, यानी दूसरे तरीके से जिनको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज, वो कैसे होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है वो हमारी कौन कौन सी होती है। एक तो मेन क्लोज होती है, यानी मेन क्लोज जो होती है वो हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, या उसी का नाम था प्रिंसिपल क्लोज। तो प्रिंसिपल क्लोज बोल दो या मेन क्लोज बोल दो, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज मानी जाती है। उसी के साथ साथ में हमारी जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है वो भी क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। वो भी क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है। फिर आती है डिपेंडेंट क्लोज। तो डिपेंडेंट क्लोज जो होती है वो हमारी होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो हमारी क्या होती है? इन सॉरी डिपेंडेंट क्लोज होती है वो। तो हमारी ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज, जो क्या होती है? डिपेंडेंट। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि ऐसा क्या है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लोज क्या है, तो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, वी लेफ्ट, वी लेफ्ट बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन। ये एक एग्जांपल मैंने लिखा है। दूसरा एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल और लिखा मैंने, मान लो इफ़ इट स्नोज वी विल गो सिकिंग, SKIING। अब देखो, इन 2 एग्जांपल से हमें ये समझना है कि ये डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्या है। यहाँ से हम देखेंगे तो वी हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन होता है वी, तो सब्जेक्ट बन गया। लेफ्ट वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट है, और ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये क्लोज केवल इतनी सी है, वी लेफ्ट, ये क्लोज है। ठीक है। अब इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, तो हमने पढ़ लिया था ये पहली क्लास में कि इसको हम बोलेंगे मेन क्लोज। मेन क्लोज है, इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं है। फिर यहाँ पे बिकॉज एक कंजक्शन होता है, आपको मैंने बताया था, और कैसा कंजक्शन होता है वो भी बताया था। ठीक है ना, कैसा कंजक्शन होता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है। इसका मतलब ये जो कंजक्शन है इस क्लोज का है, आगे वाली, इसमें इट इसका सब्जेक्ट है, बाकी इसका प्रेडिकेट है सारा का सारा। ठीक है। तो ये दूसरी क्लोज होगी। तो अब आपको ये बता रहा हूँ कि ये वी लेफ्ट जो है मेन क्लोज है, या इसी का नाम प्रिंसिपल क्लोज है, और ये आगे वाली क्लोज में कंजक्शन सबऑर्डिनेट है, तो इसको हम बोल देंगे सबऑर्डिनेट क्लोज। किसको बोल देंगे? सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये आगे वाली जो क्लोज हो गई वो आपकी होगी सबऑर्डिनेट क्लोज। अब आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्लोज होती है सबऑर्डिनेट, ये डिपेंडेंट होती है, और ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट। अब ये क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये कहना चाहता है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वो इसके मीनिंग के हिसाब से, जैसे मैं आपको बताऊँ, बिकॉज इट स्टार्टेड रेन, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। तो क्या हुआ? बारिश शुरू हो गई तो हम चले गए। वी लेफ्ट का मतलब है हम चले गए थे। इसका मतलब ये कह रहा है कि हम चले गए थे। ये मेन क्लोज का मीनिंग है, हम चले गए थे। क्यों चले गए थे? इसका रीज़न आगे लिखा हुआ है बिकॉज के साथ, तो ये इसका रीज़न दे रखा है। तो ये जो डिपेंडेंट क्लोज, इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये अपना मीनिंग पूरा करने के लिए मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये अपना मीनिंग पूरा करने के लिए मेन क्लोज के ऊपर डिपेंडेंट है या निर्भर है। अपना पूरा मीनिंग ऐसे नहीं दे सकती इस क्लोज के बिना, मेन क्लोज के बिना अपना पूरा मीनिंग क्लियर नहीं कर सकती, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन से हम कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते कि बारिश शुरू हो गई तो क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? कि हम चले गए थे। तो इसका मतलब है ये मेन क्लोज है जो अपना मीनिंग देती है, कंप्लीट मीनिंग देती है अपना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है वो कंप्लीट मीनिंग देती है, उससे इसका मीनिंग कंप्लीट होता है, कंप्लीट मीनिंग। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लोज होती है वो अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं देती है, वो अपना मीनिंग देने के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर मतलब डिपेंड करती है, उसके ऊपर निर्भर रहती है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ से देखोगे तो इफ़ यहाँ पे पहले कंजक्शन दे दिया, तो इफ़ आपको बताया था सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, तो ये कंजक्शन हो गया सबऑर्डिनेट। इट इसका सब्जेक्ट है, ये आगे इसका प्रेडिकेट है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोज हो गई। ठीक है। और कैसी क्लोज हो गई? सबऑर्डिनेट, क्योंकि इसमें कंजक्शन कौन सा है? कंजक्शन इसके अंदर बताया था आपको कौन सा है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इस क्लोज का नाम पड़ेगा
सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। इफ आपको बताया था सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई है। अब आगे देखोगे वी सब्जेक्ट है, विल गो इसकी प्रेडिकेट है, तो अगर ये इसका प्रेडिकेट है तो ये दूसरी क्लोज हो गई। अब इसमें कोई कंजक्शन नहीं है क्योंकि कंजक्शन यहाँ आ गया, तो इस क्लोज के साथ आया, तो ये वाला कंजक्शन कैसा है, सबऑर्डिनेट, तो ये क्लोज हो गई सबऑर्डिनेट। इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, तो इसका मतलब है ये जो क्लोज है ये आपकी मेन क्लोज है। मेन क्लोज होने के कारण इस क्लोज को हम बोलेंगे मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं है। अब देखो इधर, इफ़ इट स्नो, यदि बर्फ़ गिरती है, इसका मतलब है यदि बर्फ़ गिरती है। वी विल गो सिकिंग, हम सिकिंग करने जाएंगे। सिकिंग का मतलब होता है बर्फ़ में खेलना वगैरह, राइडिंग वगैरह एक तरह से करना, घूमना फिरना, वो होता है सिकिंग। तो ये कह रहा है क्या कि यदि बर्फ़ गिरती है। अब देखो इसका मीनिंग कब निकल रहा है पूरा, जब इसको आप पढ़ोगे। यदि बर्फ़ गिरती है तो क्या हुआ, तो हम सिकिंग करने जाएंगे। इसका मतलब है ये अपना मीनिंग देने के लिए इस प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज पर डिपेंड होती है। तो ये जो दो टर्म्स आपको मैं बता रहा हूँ कि डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, तो वो कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट क्लोज जो होती है वो हमारी कौन कौन सी होती है, मैंने यहाँ पे बताया था कौन कौन सी। मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन डिपेंडेंट क्लोज कौन सी होती है, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती है वो आपकी डिपेंडेंट होती है, वो अपना मीनिंग देने के लिए, अपना मीनिंग को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए डिपेंड करती है मेन क्लोज के ऊपर, इसलिए इनका ऐसा नाम होता है। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। कभी आपको कोई पढ़ाई या कहीं भी आप पढ़ो बुक में कि क्लोज जो होती है दो टाइप की होती है, इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो कि ऐसा सर ने बताया नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जो आपकी मेन क्लोज होती है या प्रिंसिपल क्लोज जिसको बोलते हैं, और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट क्लोज, ये दोनों के दोनों आपकी डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट क्लोज एक ही होती है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, डिपेंड होती है, अपना मीनिंग पूरा करने के लिए वो मेन क्लोज पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, तीसरा मैंने लिखा सी लव्स रीडिंग बट सी हेट्स राइटिंग एसेज। ये एसेज है, ऐसे। तो ये कह रहा है सी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ये इसकी वर्ब है, और ये इसका प्रेडिकेट हो गया यहाँ तक। सी लव्स रीडिंग, ये इसका प्रेडिकेट हो गया, लव्स रीडिंग, तो ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट, यानी एक क्लोज बन गई। यहाँ पे आगे आ गया कंजक्शन। कंजक्शन कैसा है, बट आपको पता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन होने के कारण ये जो क्लोज बनेगी ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लोज है। कौन सी क्लोज हो गई, कोऑर्डिनेट क्लोज। तो आगे वाली जो क्लोज है वो कोऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि उसमें कंजक्शन कोऑर्डिनेट है, इसलिए इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये आपकी मेन क्लोज हो गई। मेन क्लोज बोल दो या प्रिंसिपल क्लोज बोल दो, तो ये हमारी मेन क्लोज हो गई। अब यहाँ से हमें क्या देखना है, ये बोल रहा है सी लव्स रीडिंग, वह मतलब उसको ये कह रहा है कि उसको पढ़ना अच्छा लगता है या पसंद है उसको, ठीक है। लेकिन आगे बोल रहा है बट सी हेट्स राइटिंग ऐसे, लेकिन उसको लिखना, क्या लिखना, ऐसे। ऐसे मतलब निबंध वगैरह लिखना कोई भी, तो वो लिखना उसको क्या लगता है, बुरा लगता है, एक तरह से उसको नफरत है लिखने से, मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। इधर इसको पढ़ोगे तो इससे मीनिंग निकल रहा है कि उसको लिखना पसंद है, और उसको उसको पढ़ना पसंद है, रीड करना पसंद है, और लेकिन उसको क्या है, लिखने से नफरत है, लिखने में मतलब उसको दिक्कत है या जो भी है परेशानी है। तो इसका मतलब है इसका अपना मीनिंग है और इसका अपना मीनिंग है, दोनों अपने मीनिंग दे रहे हैं। आप इसको पढ़ोगे तो इसका मीनिंग समझ जाओगे कि उसको लिखने से प्रेम है या लिखना चाहती है, वो लिखना अच्छा लगता है उसको, रीडिंग का मतलब पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन उसको लिखने से दिक्कत है या लिखने से वो नफरत करती है। तो इसको पढ़ोगे तो इसका अपना कंप्लीट मीनिंग है, इसको पढ़ोगे तो इसका अपना कंप्लीट मीनिंग है। तो दोनों अपने अपने मीनिंग कंप्लीट दे रही है। हालांकि ये मेन क्लोज है, ये है क्लोज कोऑर्डिनेट, क्लोज रहेगी कोऑर्डिनेट, क्योंकि इस पर कंजक्शन कोऑर्डिनेट आ गया, लेकिन ये दोनों मीनिंग अपने कंप्लीट दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आप पढ़ो तो इसका मीनिंग नहीं समझ में आया, इसको पढ़ लिया तो इसका मीनिंग समझ में आ गया कि उसको क्या है, रीडिंग से क्या है, लव है, लेकिन वो राइटिंग से हेट करती है। इसका मतलब है ये दोनों अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रही है, कोई भी मीनिंग अपना डिपेंड नहीं कर रही है एक दूसरे के ऊपर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन क्लॉज जो होती है या कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। वो अपना अर्थ कंप्लीट अपने आप ही दे देती है, वो उसको अपने मीनिंग के लिए, अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। इसके बाद में जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो अपना मीनिंग को कन्वे करने के लिए या पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे क्या करती है, निर्भर रहती है, या मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसको उसका सहारा लेना पड़ता है। तो ये आपको मैंने
कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, उसके हिसाब से ये बता दिया कि क्लोज के जो टाइप होते हैं वो इस तरह से भी होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सी होती है। इंडिपेंडेंट क्लोज जो होती है वो हमारी क्या होती है, मेन क्लोज होती है और कोऑर्डिनेट होती है, लेकिन डिपेंडेंट क्लोज कौन सी होती है, सबऑर्डिनेट। ये मैंने आपको बता दिया। कई बार आप पढ़ते हो कि क्या पढ़ते हैं कि हमारे एक क्लोज और होती है कंडीशनल, कंडीशनल क्लोज जिसका नाम होता है कंडीशनल, ठीक है ना। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कई बार ऐसे पढ़ने को मिल जाता है कि एक क्लोज और होती है कंडीशनल क्लोज। उसमें क्या होता है कि उसके जो कंजक्शन होते हैं ना वो इफ और इनलेस वाले होते, सॉरी इफ और अनलेस वाले होते हैं, इफ और अनलेस। यानी ऐसी क्लोज जिसमें ये कंजक्शन दे रखे हैं तो उसको आप कंडीशनल क्लोज भी बोल सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा था 2 नंबर का, ये दूसरा जो एग्जाम्पल है इसकी शुरुआत इफ से हो रही है, तो इसका मतलब आप कोई बार इसको ये लिखने या पढ़ने को लिए मिल जाए कि ये क्लोज कंडीशनल है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि इसमें कंडीशन लगा रखी है। क्यों होता क्या है कि ये इफ और जो अनलेस होते हैं ये कंडीशन को बताते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह से ये कंडीशन के लिए आते हैं। तो इसका नाम क्या होता है, कई बार कंडीशनल क्लोज भी हो जाता है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, घबराना नहीं है, एक ही बात है वो, ठीक है। और वैसे मैंने आपको बता दिया कि क्लोज जो होते हैं 2 तरीके से इनको कैटेगराइज करते हैं। एक तो मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज जो पिछली क्लास में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट क्लोज, फिर हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये 3 टाइप तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। आज 2 टाइप और पढ़े हैं जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज। वो क्या होती है वो मैंने आपको समझा दिया कि आपकी मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज इंडिपेंडेंट होती है, और डिपेंडेंट क्लोज जो होती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। तो वो अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए, पूरा करने के लिए डिपेंड करती है मेन क्लोज के ऊपर, इसलिए उसका नाम डिपेंडेंट क्लोज है। अब इसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। हम आज थोड़ा सा हमने एक वर्ड पढ़ा था फ्रेज, तो फ्रेज के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि फ्रेज के टाइप, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे की क्लास में आएंगे बार बार। तो मैं थोड़ा सा फ्रेज के टाइप आपको यहीं पे क्लियर करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि फ्रेज जो होता है वो वर्ड, वो क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, 2 3 4 5 ऐसे ग्रुप बन जाता है किसका, वर्ड्स का, और वो एक्ट करता है एज ए यूनिट। हमने ये डेफिनेशन पिछली क्लास में पढ़ ली थी। वो यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह अपना एक सिंगल अर्थ देता है, और अपना उसके अंदर क्या होता है कि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, फ्रेज के अंदर कोई प्रेडिकेट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। यानी सब्जेक्ट या वर्ब या प्रेडिकेट नहीं होती है फ्रेज के अंदर। क्लोज के अंदर क्या होता है, क्लोज सेंटेंस का पार्ट होती है, ठीक है, वो सेंटेंस के अंदर आती है, पार्ट होती है उसका। लेकिन फ्रेज में ऐसा कुछ नहीं है कि वो सेंटेंस का पार्ट होती है। हाँ, सेंटेंस का पार्ट तो हो सकती है, लेकिन उसका सब्जेक्ट और वर्ब यानी प्रेडिकेट नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था, इन द मॉर्निंग, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, इन द क्लास। तो ये क्या है कि ये कुछ ग्रुप है लेटर, सॉरी वर्ड के। इन द क्लास, ये 3 वर्ड का एक ग्रुप बन गया, ये भी 3 वर्ड का, ये भी 3 वर्ड का। इस तरह से कई बार हम देखते हैं टू स्कूल, टू कॉलेज, तो ये 2 वर्ड का ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप बनता है ना, या जैसे मैंने लिख दिया माई फादर, तो ये भी 2 वर्ड का ग्रुप है, ठीक है। तो हम इसको क्या करें, फ्रेज, ये फ्रेज है, ध्यान रखना, ये क्या है फ्रेज, ये भी क्या है फ्रेज, ये 3 वर्ड का ग्रुप है। तो ये सारी की सारी क्या है फ्रेज। जैसे हमने लिखा अवर कंट्री, तो अवर कंट्री में क्या है कि 2 वर्ड का ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे फ्रेज। तो ये क्या होती है फ्रेज। आज थोड़ा सा हम फ्रेज के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, फ्रेज के जो टाइप होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ्रेज जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। आज तक आपने इससे नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इनको थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आगे की क्लास में थोड़ी सी आपको फिर डाउट ना आए, कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, फ्रेज के जो टाइप होते हैं वो होती है, एक तो नाउन फ्रेज, क्या होती है, नाउन फ्रेज। दूसरा जो फ्रेज का टाइप होता है वो वर्ब फ्रेज। हालांकि आसान है, इसको आप समझोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। बस एक बार रिवीजन करना है आपको, थोड़ा सा इसको पढ़ना है, तो बिल्कुल ये समझ में आने लायक, बिल्कुल समझ में आएगी आपको ईजी वे में, ठीक है। तीसरा है एडजेक्टिव फ्रेज। चौथा जो आपका है वो है एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। लेकिन जो 5वां है वो आपका लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये 5 टाइप होते हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, और लास्ट में है प्रीपोजिशन फ्रेज। अब होता क्या है कि इनमें क्या है कि इनके नाम ऐसे क्यों हैं, तो इनके नाम इस हिसाब से हैं कि जो इनके अंदर मेन वर्ड होता है। अगर कोई फ्रेज लिखी है 2 3 वर्ड 4 वर्ड की है, ठीक है, वो फ्रेज, और उसके अंदर हमें ये देखना है कि मेन वर्ड कौन सा है। अगर मेन वर्ड नाउन है तो उसका नाम हो जाएगा नाउन फ्रेज। अगर उसके अंदर मेन वर्ड वर्ब है तो उसका नाम हो जाएगा वर्ब फ्रेज। अगर उसके अंदर मेन वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका नाम हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। अगर उसके अंदर मेन वर्ड
मेन वर्ड आपका एडवर्ब है तो फिर वो नाम हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। और प्रीपोजिशन फ्रेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे उसको, पहले इन 3-4 की बात करते हैं। तो इन 4 के अंदर आप देखोगे तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा एन ऑनेस्ट मैन, ये मैंने एक लिख दिया एन ऑनेस्ट मैन। तो इसमें एन एक वर्ड है, ऑनेस्ट एक वर्ड है, मैन एक वर्ड है, ये 3 वर्ड की एक फ्रेज बन गई। अब अगर इसको कोई पूछे कि ये कौन सी फ्रेज है, तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि इसका मेन वर्ड क्या है। मेन वर्ड इसका ऑनेस्ट है या मेन वर्ड मैन है। हम बात किसकी कर रहे हैं, बात ऑनेस्ट की कर रहे हैं या मैन की, तो हमें पता चलेगा कि हम बात यहाँ मैन की कर रहे हैं। किस प्रकार का या किस प्रकार का वो मैन है, वो ऑनेस्ट है, लेकिन यहाँ बात मैन की हो रही है। ईमानदार आदमी है, लेकिन ये जो आदमी है इसकी हम बात करें, मेन पॉइंट या मेन टॉपिक इसका मेन है, ठीक है। लेकिन उसकी विशेषता बताने के लिए या उसको डिफाइन कर लेके डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव लिख दिया ऑनेस्ट। हमें एडजेक्टिव को देख के कन्फ्यूजन नहीं होना, हमें ये देखना है कि इसका मेन वर्ड क्या है। तो मेन वर्ड इसका मेन है, मेन होता है नाउन, तो इस फ्रेज का नाम पड़ गया नाउन फ्रेज। क्या पड़ गया, नाउन फ्रेज। इस तरह से इनको ध्यान रखना है। तो नाउन फ्रेज में क्या है कि नाउन फ्रेज का मतलब है कि उसका मेन वर्ड क्या है। मेन वर्ड नाउन है तो नाउन हो गया। जैसे मैंने लिख दिया सम स्टूडेंट्स, तो हमें पता है यहाँ पे सम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो हम देखेंगे यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब मेन वर्ड स्टूडेंट है। स्टूडेंट नाउन होता है, नाउन होता है तो इसका मतलब है ये नाउन फ्रेज है। अब अगर किसी को ये नहीं पता चल रहा है कि मेन नाउन है या ऑनेस्ट एडजेक्टिव है या सम आपका डिटर्मिनर है, ठीक है, और स्टूडेंट आपका नाउन है या एन डिटर्मिनर है, तो इस तरह से आपको ये नहीं पता चला, तो ये धीरे धीरे आगे की क्लास में सब क्लियर करूँगा मैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ये हमें तो पता ही नहीं चल रहा, तो ये आगे आने वाली क्लास में आपको भी पता चलने लग जाएगा कि सर आप कैसे बता रहे हो स्टूडेंट नाउन है, मेन नाउन है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एंड डिटर्मिनर, ये सब मैं आगे करवाऊंगा। लेकिन आपको एक बार जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको समझना है। तो इसके मेन वर्ड मेन था, इसमें स्टूडेंट था, तो हमने इसका नाम दे दिया नाउन फ्रेज। तो ये दोनों के दोनों फ्रेज है वो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। उसके बाद में आते हैं वर्ब फ्रेज पे। जैसे मैंने लिखा हैज़ बीन ईटिंग, फिर मैंने जैसे लिखा कैन बी डन। देखो ये हैज एक वर्ब होती है, हालांकि हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, ईट मेन वर्ब है, यहाँ कैन हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है जो कि हेल्पिंग वर्ब में आता है, बी भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपकी मेन वर्ब है। तो इसके अंदर मेन वर्ब कौन सी है, ईटिंग। इसमें मेन वर्ब ईटिंग, डन। तो इसका मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड ईट है। यहाँ ईट की बात कर रहा है, यहाँ डन की बात कर रहा है। अगर मेन वर्ड ईट है, मेन वर्ड डन है, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो अगर ये वर्ब होते हैं तो ये वाली जो फ्रेज है 3 वर्ड का एक ग्रुप बन गया है, इसको हम बोल रहे हैं फ्रेज, और ये फ्रेज बनेगी वर्ब फ्रेज। कैसी बनेगी, वर्ब फ्रेज। तो ये वाली फ्रेज भी कैसी बनेगी, वर्ब फ्रेज। तो ये दोनों के दोनों फ्रेज कौन सी हो गई, वर्ब फ्रेज। बस आपको ये देखना कि मेन वर्ड क्या है। ऐसे एडजेक्टिव फ्रेज, तो एडजेक्टिव फ्रेज में जैसे मैंने लिखा वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। फिर मैंने जैसे लिखा ए लिटिल कन्फ्यूजिंग, ऐसे लिख देते हैं ए लिटिल कन्फ्यूजिंग। तो इसमें आप देखोगे कि वेरी और इंटेलिजेंट 2 वर्ड की फ्रेज, इसमें 3 वर्ड का ग्रुप है, ये भी एक फ्रेज है। तो इसमें क्या होता है, वेरी तो होता है एडवर्ब और इंटेलिजेंट होता है एडजेक्टिव। अब यहाँ बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट की, तो इंटेलिजेंट की अगर बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंट मेन वर्ड है और मेन वर्ड एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होता है, तो इस फ्रेज का नाम हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरह से यहाँ पे बात हो रही है कन्फ्यूजिंग की, और ये आपकी क्या होती है, एडवर्ब। लिटिल आपका एडवर्ब होता है, ठीक है, वेरी भी आपका एडवर्ब होता है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसकी डिग्री बता रहे हैं। वेरी जो है इसकी, भाई इंटेलिजेंट है, कोई आदमी है, कोई पर्सन है, वो इंटेलिजेंट है कितना है, बहुत ज़्यादा, यानी वेरी यानी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये इसकी डिग्री बता रहा है, ये एडवर्ब है। लेकिन मेन वर्ड यहाँ इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। इसी तरह से कन्फ्यूजिंग जो है वो भी एडजेक्टिव है, मेन वर्ड कन्फ्यूजिंग है, एडजेक्टिव है, इसलिए इस फ्रेज का नाम हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, और इस फ्रेज का भी नाम हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। लास्ट हमारी एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज, ठीक है। इन दोनों को मैं लास्ट वीडियो में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। यहाँ तक कि अगर क्लास आपको समझ में आई है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको क्लास में कोई भी दिक्कत है, डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब वगैरह करें और क्लास को शेयर करें। थैंक यू।